इम्पल्स एकेडमी एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एसएसटी की सीरीज़। और इस सीरीज़ में आपको 4 पार्ट में एक लेसन आएगा और इन 4 पार्ट के अंदर आपको एक लेसन को मैं कोशिश करूँगा एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाने की। और इंटरेस्टिंग पूरा रहेगा ये लेक्चर, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जनरली एसएसटी होता ही है कि बच्चों को पसंद आता नहीं है, वो बोरिंग लगता है। बट आप बस लेक्चर को अटेंड करिए, आप डेफिनेटली बोर नहीं होंगे। और मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि अभी जो ये टाइम है, इस टाइम पे ज़रूरत है सबको घर पर रहने की और सबको इस बात की सलाह भी देने की कि घर पर रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो बाकी जो है, देखिए, अब आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट तो हो चुके हैं। अब अगर आप प्रमोट हो चुके हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि 10th आपका बोर्ड है, और क्योंकि 10th बोर्ड है तो आप शुरू से इस बात को काफ़ी सीरियस लें। और एक तरह से अगर आप इसको अभी इस लेक्चर को ले रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, आपके पास ये एक बहुत अच्छा टाइम है, आप एक लीड बना सकते हैं। एक लीड इन द सेंस कि अगर आप यहाँ से अभी अपनी अगर तैयारी चालू करते हैं तो डेफिनेटली आपको बोर्ड में कोई भी 90% के अबव लाने से नहीं रोक सकता है। और अगर आपका रिकॉर्ड अभी तक 8th-9th क्लास तक इतना अच्छा नहीं भी रहा है तो ये मौका है 10th क्लास में आपको अपने आप को प्रूव करने का। आप सबको प्रूव कर सकते हैं इस बात को लेकर कि हाँ, दैट यू कैन बी मच बेटर स्टूडेंट। ओके, तो मतलब एक तरह से ये आपका मिथ जो है कि नहीं, आपके मार्क्स नहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ आपको अगर लगता है तो ये एक गलत फहमी है। आप अगर आप अभी से लीड बनाए तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगर एक सिर्फ छोटी सी एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसी वीडियो के थ्रू, ये देखिए, आप अगर इम्पल्स एकेडमी के ऐप में हैं और अगर आप इम्पल्स फैमिली के थ्रू अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने और भी फ्रेंड्स को बताएं, आप उन तक ये सेंड करें, शेयर करें, ताकि वो भी इस टाइम पर, क्वारंटाइन के टाइम पर अगर घर पे बैठे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि वो कम से कम अपनी पढ़ाई से टच पे रहे और आप भी रहें, है ना, ताकि आपकी पढ़ाई का बिल्कुल जो फ्लो है वो बिल्कुल दूर ना हो, है ना, और ये बहुत ज़रूरी है। अब रही बात, जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली मैं आपको इसी चीज़ को और एलेबोरेट करके बताऊंगा। ये उस समय आपके लिए एक रिवीजन की तरह काम करेगा और आपको इसके नोट्स भी बनवा के दूंगा। तो फिलहाल तो मैं बस आपसे यही बोलूँगा कि आप इस वीडियो सीरीज़ को देखें घर पर बैठकर और इसको एंजॉय करें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, अब पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री जो है उसमें नेशनलिज्म इन यूरोप है। अब देखिए, नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टार्ट करने के पहले आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म जो वर्ड है, ये जो शुरुआत एक तरह से मैं कहूँ तो ये यूरोप से ही हुई है, इस वर्ड की भी और इस चीज़ की भी। नेशनलिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपका कंट्री के प्रति जो एक आपका अफेक्शन है, एक जो लव होता है, मतलब आपकी एक तरह से देशभक्ति भी बोल सकते हैं हम इसको, देश प्रेम भी बोल सकते हैं, जो हर किसी को होना चाहिए और होता ही है बेसिकली। तो देखिए, उसमें क्या है कि नेशनलिज्म इन यूरोप में, अब यूरोप जो है ये उस समय इवन एक कॉन्टिनेंट, तो मतलब मैं यूँ कहूँ जोग्राफिकली तो है, बट पॉलिटिकली नहीं था। पॉलिटिकली मतलब कि कोई भी उस समय पर भी कंट्री इतनी सारी नहीं थी, है ना। तो ये हम जिस इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घुमा फिरा के अगर मैं बोलूँ तो मैं इसमें 19th सेंचुरी की बात करेंगे। 19th सेंचुरी तक कोई भी ऐसा देश नहीं था स्पेसिफिकली, जैसे आज हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, पोर्चुगल है, स्पेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया। उस समय पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो ये ज़्यादातर किंगडम्स थे, और ये किंगडम्स होने के कारण ये आपस में, मतलब इनकी कोई जोग्राफिकली ऐसे पॉलिटिकली कोई ऐसी बाउंड्री होती नहीं थी। तो अब ये था कि हाँ, ये जो किंगडम के फॉर्म में थे तो उस समय पे कई लोग जो थे, मतलब उनके रूलर्स हुआ करते थे, अब वो रूलर्स के अंडर रह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं था। और यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण भी था। अब यही एक जो कारण भी था, क्योंकि देखिए, अब यूरोप का ऐसा था कि यूरोप में तो कोई भी उनको रूल करने वाला, कॉलोनाइज करने वाला कोई भी नहीं था। तो वो लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ एक मैं प्रॉब्लम बताऊँ तो उनको सिर्फ ये दिक्कत थी कि उन लोगों के पास कोई उनके कॉन्स्टिट्यूशनली दिए हुए कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। और ये यूरोप के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरह की प्रॉब्लम थी कि मतलब उनके पास उनके कोई अधिकार नहीं है। और मोस्ट ऑफ द जो लोग थे वो किंगडम में रह रहे थे, और किंगडम में रहने के कारण उनका ऊपर रूल करने वाला व्यक्ति जो था वो था एक मोनार्क जो बेसिकली एक राजा या एक रानी का रूल होता है, उसे मोनार्क बोलती है, एक रॉयल फैमिली, है ना। तो मोनार्क था, और जो जनरली मोनार्क में होता है कि किंग के या क्वीन के हाथ में ही सारी पावर्स होती हैं।
और वही सारी पावर्स का यूज़ करते हैं, और जो भी लोग उनसे क्लोज होते हैं, जैसे कि उनके नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, जो चर्च मेंबर्स, यही लोग ज़्यादातर इन सारे जो जितने भी मोनार्क के दिए हुए प्रिविलेजेस होते हैं उनका बेनिफिट लेते हैं, और इन बेनिफिट्स को फिर वो डेफिनेटली अपने आप में ही आपस में रखते हैं, और ये आम जनता तक कभी नहीं पहुंचता है। तो आम जनता जो है वो परेशान इस बात को लेके है कि उनके कोई अधिकार नहीं है, और क्योंकि वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी है, आम जनता जो है वहाँ की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी है और पुअर पॉपुलेशन भी है, तो ये मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी को ही अगर कुछ ना हो तो फिर तो डेफिनेटली अभी नहीं तो बाद में कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ समय होते होते तो फिर ये एक रेवोल्यूशन तो बनता ही है फिर, और फिर रेवोल्यूशन से ही पूरा चेंज आता है। ठीक है, तो इसमें भी ये जो रेवोल्यूशन है, सेम ऐसे रेवोल्यूशंस कुछ इंडिया में भी हुए हैं बड़े बड़े लीडर्स की लीडरशिप के अंदर, तभी ब्रिटिशर्स यहाँ से भी गए। तो और उसके बाद जो चेंज आया कि इंडिया भी जो था ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये एक मोनार्कियल रूल ऑर्डर रूल के अंदर रहता था, अलग अलग राजा थे, मराठास थे, मुगल्स थे, है ना। और फिर जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद जब वो गए तो उसके बाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना उनका, जिसका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो वैसी कुछ कहानी यहाँ पर यूरोप की हुई है। अब जब यूरोप के अंदर अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो ये सारा सिलसिला जो है फ्रांस से स्टार्ट होता है। अब फ्रांस में जो स्टार्टिंग हुई है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में एक फर्स्ट चैप्टर था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता ये है कि जो जनता है वो बड़ी परेशान थी लुई 16 से, और लुई 16 जो थे वो बहुत ही इनकेपेबल रूलर थे। तो मतलब ये वो एक ऐसे राजा थे जो खास अपनी प्रजा को ना तो संभाल पाए ना तो चला पाए, और अल्टीमेटली हुआ ये कि वो अपनी जनता के साथ एक तरह से अन्याय ही कर रहे थे, उनको अधिकार ना देकर, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाकर, नोबल्स और क्लर्जी को प्रिविलेज देकर। ये क्लियर पार्शियलिटी थी, और ये पार्शियलिटी लुई 16 को ना केवल उनके मोनार्कियल ऑर्डर को, मतलब उनकी मोनार्की ही नहीं गिरी, उनका राजा का रूल नहीं गया, इंस्टेड लोगों ने तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब गिलेटाइन करके मार डाला, और ये बहुत बड़ा कारण बना। तो ये उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक लैंडमार्क बन गया, एक ऐसी चीज़ बन गई जिसको आने वाले कई साल तक पूरे यूरोप में यूज़ किया गया। और यूरोप की जनता जब भी अगर कुछ होता है तो मतलब यूरोप के ना केवल बाकी के रूलर्स, जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी एक सीख दे के चला गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि अगर आम जनता अगर अपने नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति अगर उतर आती है सड़कों पर, तो फिर कोई राजा, कोई मोनार्की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आम जनता से बढ़कर हो जाए और वो उन्हें डिनाई कर दे, मना कर दे उनके अधिकार देने से। तो वैसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि जैसे ही राजा को, मतलब देखिए राजा जो थे लुई 16 से डिमांड करी गई कि भैया देखिए ऐसा है, आप जो है आप टैक्स जो है आप सिर्फ अनप्रिविलेज क्लास से ले रहे हैं, और अगर आप अनप्रिविलेज क्लास से ले रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि अगर आपको लेना है तो नोबल से भी लो, क्लर्जी से भी लो। और ऐसा नहीं है कि सारे नोबल्स और क्लर्जी इससे तो नहीं, कुछ उनमें से अच्छे भी लोग थे, जैसे मेराबी और एबिसिस, इन्होंने आके बाहर निकल कर नोबल और क्लर्जी होने के बावजूद भी आम जनता की हेल्प करी और लुई 16 के खिलाफ रेवोल्यूशंस कराए। और रेवोल्यूशंस के होने का बहुत बड़ा कारण भी था फिलोसोफर्स। देखिए, अब फिलोसोफर होता है एक बहुत ही वेल एजुकेटेड व्यक्ति, बहुत इन्फॉर्मेटिव व्यक्ति। अब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्टली तो राजा का अपोज नहीं करेगा, हाँ, बट ये अपनी आइडियोलॉजी को रिटन फॉर्म में कर सकता है, और रिटन फॉर्म में इन द सेंस कि ये नॉवेल्स के फॉर्म में लिख दे, बुक के फॉर्म में लिख दे, स्टोरीज के फॉर्म में, और वही काम फ्रेंच रेवोल्यूशन में किया इन्होंने। तो जो वहाँ के फिलोसोफर्स थे, जैसे कि जीन जैक रोसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, इन लोगों ने अपनी बातों को जो था एक तरह से, जैसे जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो डेमोक्रेसी वाला स्ट्रक्चर जो है, जो आज हम पूरी दुनिया भर में देखते फॉलो हो रहा है, उसको इन लोगों ने राइटिंग्स की फॉर्म में लिख दिया। और वो जो चीज़ें थी वो सर्कुलेट हुई मिडिल क्लासेस के बीच में, और जब ये भैया सर्कुलेट हुई मिडिल क्लासेस के बीच में, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ, हमारे भी कुछ अधिकार लेने की बनती है, और वो हम राजा से लेकर रहेंगे। और उस समय फ्रांस का कोई खास फ्लैग नहीं हुआ करता था, उनका कोई नेशनल एंथम नहीं था। लेकिन बाद में जब लोगों ने राजा का विरोध करा, तब तो उसके बाद में फ्रांस का खुद का एक ट्राई कलर फ्लैग जो आज हम ब्लू वाइट रेड के फॉर्म में देखते हैं, वो भी आया। इसके अलावा ला मार्सलेज नाम का उनका नेशनल एंथम भी बना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते थे, और कैथलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जैसे भी रहे वो आपस में थे। तो ये फ्रांस की एक फ्रेंच आइडेंटिटी क्रिएट कर गया।
फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि मतलब फ्रांस अब केवल एक किंगडम नहीं है, फ्रांस एक देश है, और एक ऐसा देश है जिसका एक खुद का नेशनल फ्लैग है, उनका नेशनल एंथम है, उनका एक लैंग्वेज है, और उनकी एक आइडेंटिटी है प्रॉपर। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा उनके क्लब्स का, पॉलिटिकल क्लब जो शुरू से ही एक्टिव थे। तो राजा के खिलाफ जब ये होता था, तो राजा के खिलाफ इस समय कुछ पॉलिटिकल क्लब थे, और उन पॉलिटिकल क्लब में से एक क्लब था जैकबिन क्लब। आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में, जो जैकबिन क्लब था। अब जैकबिन क्लब के जो बहुत ही फेमस एक लीडर थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इन्होंने मतलब पूरी जनता को एक तरह से बांध कर रखा था, खींच कर रखा था कि भैया जो करना है अब हमें ही करना है, सड़कों पर उतर कर। तो जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। अब हुआ ये कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, राजा ने बात मानी, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के तो जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, अब उन्होंने मतलब जब बाद में जब राजा जो थे उन्होंने बात मान ली, और फिर फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद फिर उसके बाद जो उन्होंने ट्रीजन किया, बेसिकली जो देशद्रोही एक हरकत की, और उसके बाद फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब पावर में आए राजा के मरने के बाद, तो उन्होंने एक अपना अलग ही रूल किया, जिसको हम रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। 1793 से 1794 तक का पीरियड है, और उस पीरियड में उन्होंने फ्रांस के साथ बहुत ही दर्दनाक चीज़ें करी। मतलब उनको आटा, जो लोग जो ब्रेड खाते थे, वो आटे की ब्रेड से उनको खाने को मजबूर कर दिया, और जिस पे भी शक होता था वो उसको उठा लेते थे और उसको डायरेक्ट मार देते थे शक होने पर। तो ये कुछ ऐसी हरकतें थी जो उन्होंने बहुत ही बेकार करी, और अल्टीमेटली 1794 में जनता ने उनको भी अलग कर दिया और उनको भी मार डाला। अब इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के रूल के दौरान एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, जो फ्रेंच हिस्ट्री में उनके लिए एक तरह से मैं बोलूँ कि फ्रेंच हिस्ट्री की सबसे बड़ी शख्सियत है, वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। और उस पर्सनालिटी का इस नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में भी है, जिसे हम पढ़ेंगे। और उस व्यक्ति की एंट्री होती है, और इस व्यक्ति की एंट्री मतलब अपने आप में ही बहुत ह्यूज है। तो इन सब चीज़ों के दौरान होता ये है कि साइड में कंटेम्पररी में एक तरह से जब राजा रूल कर रहे थे, उस दौरान एक छोटी सी आर्टिलरी का कमांडर था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, वो छोटी सी आर्टिलरी से जब उनकी शादी हुई जोसेफिन से, वो कमांडर इन चीफ बन गए, मतलब आर्मी की सबसे टॉप पोजीशन, और एक तरह से वो आर्मी के जनरल बन गए। और जब वो आर्मी के जनरल बने तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी मदद करी, और इसके अलावा फ्रांस ने जहाँ जहाँ पर भी जितनी भी उनकी वॉर हुई, उन सारी वॉर्स में भी फ्रांस को जिताया। और भैया इसके बाद तो उन्होंने जो अपना सिलसिला आगे बढ़ाया, तो यहाँ से समझ लीजिए कि मतलब एक तरह से पीछे पलट के ना देखने वाला काम है। अब होता ये है कि जब ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी मर जाते हैं, राजा भी हट जाते हैं, फ्रांस में एक तरह से एक बहुत चीज़ हो जाती है कि मतलब अब कौन रूल करेगा फ्रांस को। जुडिशरी आपस में लड़ रहा है, तो कोई आपस में बोल रहा है कि मैं रूल करूँगा, मैं जैकबिन क्लब के मेंबर्स बोल रहे हैं। अब इस दौरान होता ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो पावर में आते हैं, और वो इस जितनी भी मतलब जो फ्रांस में चल रही एक इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। और वो क्योंकि वो आर्मी के जनरल थे, तो पूरी आर्मी उनके पास, मतलब एक तरह से अब फिलहाल जो है फ्रांस में एक टॉप पोजीशन की अगर कोई पावरफुल इंसान बचा तो वो सिर्फ नेपोलियन है। और वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, और इस बात का फ़ायदा एक तरह से मैं कहूँ कि फ़ायदा उठाना भी है। और वैसे भी फ्रांस को उन जैसे व्यक्ति की ज़रूरत भी थी, क्योंकि इसके अलावा कोई बचा भी नहीं था। और फिर वो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एम्परर डिक्लेयर करने के पहले भी उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये नेपोलियन की एंट्री और उनके किए हुए जितने भी रिफॉर्म्स थे, जैसे कि अगर आज हम हायर सेकेंडरी स्कूल जो देख रहे हैं, और जो वेट्स एंड मेजर्स देख रहे हैं, 1000 ग्राम का 1 kg करेंसी देख रहे हैं, ये सब जितने भी जो रिफॉर्म्स है ना, ये सब नेपोलियन की ही देन है एक तरह से दुनिया को। तो नेपोलियन एक कोई छोटी मोटी चीज़ तो करके नहीं गए, बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं। तो ये उनकी एंट्री, उनके राजा बनने की कहानी, और उनके किए हुए रिफॉर्म्स, और क्यों फिर यूरोप की सारी बड़ी पावर्स इकट्ठा होकर उनको अलग करती हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।